राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला। कल्पना चावला, सुनीता विलियम ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट। मैं शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला के बारे में कुछ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारी सिलेबस में थी। इंसानों की लाइफ सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं कि क्यों हमने सिर्फ अभी तक 2 ही लोगों को स्पेस में क्यों भेजा। और डिस्क्लेमर, 3 अप्रैल 1984 जब हमने भी अपना तिरंगा स्पेस में लहराया। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। इस दिन सोवियत T-11 लॉन्च हुआ जिसमें की थे 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स, यूरी माल्शेवर, गेराडी स्ट्रिकेलोव। लेकिन इनके साथ एक और भी कॉस्मोनॉट थे, राकेश शर्मा। भारत को जिसका इतने टाइम से इंतजार था अब वो होने जा रहा था। इंडियन एस्ट्रोनॉट भी अब स्पेस में जाने वाले थे। राकेश शर्मा जो कि भारत के पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने जो कि स्पेस में गए। इसके करीब 41 सालों के बाद 25 जून 2025 कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए, जो कि भारत के दूसरे व्यक्ति बनते हैं जो कि स्पेस में गए और पहले व्यक्ति बनते हैं जो कि ISS में गए। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर इतना बड़ा टाइम गैप क्यों? भारत ने इन 40 सालों के अंदर किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस में क्यों नहीं भेजा, जबकि सोवियत यूनियन जिसने कि अपना पहला एस्ट्रोनॉट यूरी गैगरिन को 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में भेजा और तब से लेकर अब तक टोटल 72 लोगों को स्पेस में भेज चुका है, जिसमें कि कुछ सोवियत सिटीजन थे और कुछ पर्टिकुलर मिशंस के पार्टिसिपेंट थे। यहाँ तक कि रशिया ने भी टोटल 57 कॉस्मोनॉट को स्पेस में भेज चुका है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है अमेरिका, जिसने कि टोटल 379 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा है, जिसमें कि 163 लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए, 24 एस्ट्रोनॉट को मून पर, 12 को मून की लूनर स्पेस पर, 379 एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे हैं। इससे पहले कि आप एस्ट्रोनॉट एंड कॉस्मोनॉट में कंफ्यूज हो, इन दोनों का मीन स्पेस ट्रेवलर ही है, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट टर्म यूज होती है US, इंडिया एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज में, जबकि कॉस्मोनॉट यूज होती है रशिया के स्पेस ट्रेवलर्स के लिए। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉट मैगजीन अब तक टोटल 676 स्पेस में ट्रेवल कर चुके हैं, जिसमें कि भारतीय सिर्फ 2 ही लोग हैं, राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला। कल्पना चावला, सुनीता विलियम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इस वीडियो का मेन पर्पस है आपको बताना कि सिर्फ 2 ही इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में क्यों गए। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि US और सोवियत यूनियन रशिया ने आखिर इतने सारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस में कैसे भेजा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो गई, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। वार के खत्म होते ही एक नए वार की स्टार्टिंग हो गई, कोल्ड वॉर। ये वार कोई वेपन या मिसाइल्स की नहीं थी बल्कि टेक्नोलॉजी और स्पेस की थी। दोनों अपने आप को ज्यादा एडवांस और पावरफुल बताने की रेस में लग गए और दोनों सुपर पावर्स तो थी ही, जिससे स्टार्ट हुई रेस स्पेस में जाने की। इस रेस में सबसे पहले एंट्री ली सोवियत यूनियन ने, जिसने की 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट था पूरी दुनिया के लिए। बेसिकली ये एक स्पेयर जैसी बॉल थी। ये सब देखते ही अमेरिका ने भी 1958 में नासा की शुरुआत की। अमेरिका भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था, लेकिन सोवियत यूनियन दोबारा से अमेरिका से आगे निकल गया। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन को वोस्टोक 1 मिशन से स्पेस में भेजा। हालांकि ये मिशन सिर्फ 108 मिनट का था, लेकिन सोवियत यूनियन वो पहले देश बन गए जिसने की सबसे पहले ह्यूमंस को स्पेस में भेजा। इसी को देखते ही अमेरिका ने भी 5 मई 1961 को सब ऑर्बिटल मिशन से अलान शेफर्ड को स्पेस में भेजा। उस टाइम पे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन F कैनेडी। उन्होंने कहा कि वी चूज टू गो टू दी मून, और इसके बाद अमेरिका ने अपने अरबों डॉलर खर्च करके अपोलो प्रोग्राम शुरू किया और 20 जुलाई को अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतारा। इस स्पेस रेस में अमेरिका जीतने लगा था क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग को पहले व्यक्ति बन चुके थे जिसने की चांद पर कदम रखा था। लेकिन सोवियत यूनियन भी यहीं पे थोड़ी रुकने वाला था, उसने भी अपनी टेक्निक में थोड़ा सा बदलाव किया। अब वो दोबारा से चांद पर जाने के बजाय स्पेस स्टेशन और स्पेस पर ज्यादा टाइम तक रहने पर ध्यान देना स्टार्ट किया। इसी रेस के चलते दोनों ने एक दूसरे को दिखाने के लिए बार बार एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे। दोनों ने स्पेस में ह्यूमन को भेजा साइंस या अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी पावर दिखाने के लिए कि कौन कितना ज्यादा एडवांस है। भारत ने अब तक सिर्फ 2 ही इंडियंस को स्पेस में भेजा है। ये सब सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हमें बचपन से पता है कि कल्पना चावला जिन्हें कि हम भारत की बेटी के नाम से भी जाता है, लेकिन वे इस लिस्ट में क्यों नहीं है? ये सवाल आपके माइंड में एक ना एक बार तो आया ही होगा। भले ही कल्पना चावला, सुनीता विलियम इन सब का बर्थ इंडिया में हुआ है, लेकिन इनके पास इंडियन सिटीजन के बजाय अमेरिकन सिटीजन है। राजाचारी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम ये सभी बाय बर्थ इंडिया से है, लेकिन इनके पास अमेरिकन सिटीजन है। भले ये सारे अमेरिकन सिटीजन हो, लेकिन हमारे लिए ये पहले भी भारतीय थे, अब भी भारतीय और आगे भी भारतीय ही रहेंगे। हाउ वी स्टार्ट। इंडिया ने स्टार्टिंग से ही स्पेस प्रोग्राम्स लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया।
हम किसी रेस में नहीं थे जहां हमें किसी को दिखाना था कि हम कितने एडवांस हैं। इंडिया का मेन एम था स्पेस रिसर्च जो कि किसी के काम आ सके। इंडिया ने 1969 में इसरो की स्थापना की और 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया, जो कि बनाया इसरो ने और लॉन्च सोवियत यूनियन के रॉकेट से किया गया। इस सैटेलाइट के नाम से ही पता लग रहा है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो उसके लिए थैंक यू। ये एक चीज आप सबके लिए, जिसे आपको भी इंडियन होने पर गर्व होगा। आर्यभट्टा की सक्सेस के बाद इंडिया ने 1976 से लेकर 1977 तक 2 रुपए के नोट के ऊपर आर्यभट्टा सैटेलाइट की फोटो छापी। इसके बाद इंडिया ने 1979 में भास्करा 1 को लॉन्च किया और इसके बाद तो हम रुके ही नहीं। भास्कराचार्य 2, रोहिणी 1, रोहिणी 2, रोहिणी 3, INS-80 सीरीज, IRSS, इंडियन रिमोट सीरीज सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जैसी 400 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेजी, कुछ पूरी इंडियन मेड और कुछ फॉरेनर कंट्रीज के लिए। और इंडिया के स्पेस मिशन चंद्रयान 1, मंगलयान, चंद्रयान 2, आदित्य L1, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हमने इतनी सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा, लेकिन 2 से ज्यादा इंसान क्यों नहीं, इसका आंसर जानेंगे अगले सेगमेंट में। तो वीडियो का मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1984 में राकेश शर्मा स्पेस में गए और सारे जहाँ से अच्छा बोलकर आए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। फिर 40 साल बीत गए। 40 साल कोई छोटा टाइम नहीं होता, क्योंकि पूरी जिंदगी निकल जाती है। राकेश शर्मा अब इतने बूढ़े हो चुके हैं। 2025 में अब कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाते हैं, जो कि पहले इंडियन एयरफोर्स में थे और करीब 18 दिन तक वहां रहे। देखो यार, हम क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में विश्वास रखते हैं, जो कि हमारी एक सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी भी कह सकते हैं। हम चाहे कितना भी छुपा लें, लेकिन जो सच है वो सच ही है। हमारे देश में इतनी ज्यादा करप्शन, पॉलिटिक्स, लापरवाही कि हम कोई भी काम होने से पहले उसे खुद ही रोक देते हैं। हम कोई भी काम होने ही नहीं देते। ये सुनने में थोड़ा सा कड़वा जरूर है, लेकिन सच है। जब कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कोई नहीं होता, दूसरा उसे पीछे खींचने में लगा होता है, और वो दूसरा कोई और नहीं बल्कि हम में से ही कोई एक होता है। विक्रम साराभाई, जिन्होंने की आयन कोस्पार की स्थापना की, जो कि हमारे इसरो का ही पहला नाम था, जिन्होंने की अपनी पूरी लाइफ स्पेस रिसर्च में लगा दी, जो कि 18 घंटे से भी ज्यादा लगातार काम करते थे, जिन्हें कि हमारे खुद के देश के लोग ही ज्यादा नहीं जानते। सिर्फ एक लाइन सभी को पता होगी कि वो इसरो के पहले चेयरमैन थे। उसके अलावा किसी को शायद ही उनके बारे में कुछ और पता होगा। ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने की अपनी पूरी लाइफ स्पेस रिसर्च में लगा दी अपनी, और ऐसे कई सारे साइंटिस्ट में यूं ही नहीं बोल रहा। सतीश धवन, SLV-3 की सक्सेसफुल टेस्टिंग करवाई। URO पहली सैटेलाइट लॉन्च की। जी माधवन नारायण, ये सारे साइंटिस्ट मेन साइंटिस्ट थे जो कि रिसर्च को मेनली ऑपरेट कर रहे थे। जब इन्हीं साइंटिस्ट को लोग नहीं जानते तो आप खुद सोचिए, टीम्स में काम करने वाले लोग, लेबल, इनके बारे में तो भूल ही जाओ। सभी दिन रात 18 घंटे से भी ऊपर काम करते हैं, जो कि बिना छुट्टी के, पैसे के, फेम की परवाह किए बिना देश की सेवा करते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं। कई सैटेलाइट मिशन जब सक्सेसफुल होते हैं तो सभी तारीफ करते हैं, सभी खुश होते हैं। लेकिन अगर कोई मिशन फेल हो जाता है तो इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। यहाँ तक कि खुद साइंटिस्टों को, मेन चेयरमैन को आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मेन साइंटिस्टों को खुद आके बोलना पड़ता है, सारी गलती उनकी है। पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी कि कैसे हमने कितनी सारी सैटेलाइट्स को स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया, जो कि हम सब के लिए किसी प्राउड मोमेंट से कम नहीं है। लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम, मेहनत कोई नहीं जानता। हर कोई सिर्फ सक्सेस ही देखता है। रोहिणी 1, जिसे कि SL-3 से स्पेस में लॉन्च किया, अपनी फर्स्ट लॉन्चिंग फेल हो गया और रॉकेट सीधा बंगाल की खाड़ी में जाकर नीचे गिर गया। पूरी मीडिया ने इसका मजाक उड़ाया, जिसमें हमारे इंडियंस भी शामिल थे। इस पूरी चीज की जिम्मेदारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ली और दूसरी बार SLV-3 व्हीकल की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हुई। रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाती है। साइंटिस्टों के पास बजट इतना कम था कि लॉन्चिंग पैड और टेस्टिंग के लिए खुद की जेब से पैसे लगाए। बजट कितना कम था इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते। कई उपकरणों को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाने पड़े थे। साइंटिस्ट खुद अपना टाइम, मनी सब लगाते हैं, और अगर मिशन फेल हो जाए तो सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? साइंटिस्ट के ऊपर आती है। और मिशन सक्सेसफुल हो जाए तो उसका सारा क्रेडिट सरकार ले लेती है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लगातार मेहनत करते रहते हैं और मिशंस को सक्सेसफुल बनाते रहते हैं। 2008 का चंद्रयान 1, जिसने की चांद पर पानी की खोज की, मिशन का बजट इतना कम था कि कई उपकरण जुगाड़ से बनी। मिशन से पहले 3 बड़े फेलियर्स हुए। मिशन ने सक्सेसफुल होकर पानी की खोज की और साइंटिस्टों की सारी मेहनत सफल हुई। लेकिन कई साइंटिस्ट जो मिशन में थे वो लोगों को याद ही नहीं है। हमारा मंगलयान मिशन, जो भारत का पहला मंगल मिशन था,
जिसका बजट 450 करोड़ से भी कम था। मूवीज बनाने के लिए तो पैसा है, लेकिन देश में रिसर्च के लिए तो नहीं है कि मूवीज में अलग सिस्टम होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ मंगलयान मिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। साइंटिस्टों की मेहनत के कारण इतने कम बजट में भी ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। साइंटिस्टों को जुगाड़ से सब करना पड़ा, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात भी थी। मिशन जो कि लाखों पैसे लगाकर पूरा होता है, उसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने जुगाड़ से ही पूरा कर दिया। लेकिन जुगाड़ को एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, हर बार जुगाड़ से काम नहीं चलता। इस मिशन के सक्सेसफुल होने का कारण हमारे साइंटिस्टों की मेहनत और उनका लक था। लेकिन जब बेहतर इक्विपमेंट्स ही नहीं होंगे, बजट ही नहीं होगा, इसमें साइंटिस्ट भी क्या कर सकते हैं। 2014 का GSLV M-K2 जो कि क्रायोजेनिक इंजन पर बेस था, रशिया ने मेन मूवमेंट पर इंजन देने से मना कर दिया, जिससे इसरो को अब कायरो इंजन भी बनाना पड़ा। काफी मेहनत के बाद भी सारे लॉन्च फेल हुए और 2010 की पहली कायरो उड़ान फेल हो जाती है। साइंटिस्टों की 18 सालों की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती है, जिसे फिर धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। एक प्रॉब्लम तो हम अपने बजट्स की मान सकते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं होता कि हम ह्यूमंस को स्पेस में भेज सकें, लेकिन दूसरा हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे देश में ह्यूमंस लाइफ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर मिशन सक्सेसफुल ना हुआ तो एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में आ सकती, और वैसे भी स्पेस में ह्यूमंस को भेजने के लिए छोटी से छोटी टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जहाँ हमारे यहाँ सब कुछ जुगाड़ से होता है, इंसानों की लाइफ सरकार के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है कि हर साल लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। शायद अब आप जान ही चुके होंगे कि क्यों हमने सिर्फ अभी तक 2 ही लोगों को स्पेस में क्यों भेजा। और इसका एक मेन बड़ा रीजन ये भी है कि हमारे पास अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम खुद ह्यूमन को स्पेस में भेज, जिस पर कि अभी काम चल रहा है गगनयान पर। लेकिन जो पहले व्यक्ति स्पेस में गए थे, राकेश शर्मा, शायद ही उनके बारे में हमारी आज की जनरेशन कुछ ज्यादा जानती होंगी। आज की जनरेशन से रेबल किड, कैरिमिनाटी, ट्रिगर इंसान के बारे में पूछेंगे तो उन्हें सब कुछ A to Z उनके बारे में पता होगा। लेकिन वहीं राकेश शर्मा, शुभांशु शुक्ला, कल्पना चावला के बारे में कुछ पूछेंगे तो ये एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं जानते होंगे, और वो एक लाइन भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे सिलेबस में थी। हमारे अंदर देश प्रेम की भावना सिर्फ 2 दिन के बजाय हर दिन उमड़नी चाहिए। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने देश और देश के महान लोगों के बारे में जान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था, हम ये जान सके कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और हमने कैसे उन्हें टैकल किया। हमने स्पेस रिसर्च में अपना काफी ज्यादा योगदान दिया है। अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। एक नए क्रिएटर को आप सबकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत होती है। जय हिंद।